नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको स्वाति मालीवाल की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था, आज पहली बार वो आप सबके सामने आकर खुद बताएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि स्वाति मालीवाल के साथ ये पूरी मारपीट उनकी राज्यसभा सीट को लेकर हुई थी। स्वाति मालीवाल ने खुद ये माना है कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो अभिषेक मनु सिंघवी के लिए इस राज्यसभा सीट को खाली कर दें, और जब स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो फिर विवाद हुआ और फिर विभव कुमार के हाथों उन्हें पिटवाया गया। इसके बाद हम बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद की कोलकाता में हुई रहस्यमय हत्या के बारे में आपको बताएंगे। इस सांसद की कोलकाता के एक फ्लैट में बेरहमी से हत्या की गई और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक बैग में भर दिए गए। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी का एक सांसद पहले बांग्लादेश से, ढाका से कोलकाता आता है और कोलकाता में उसकी इस तरह हत्या हो जाती है। और आखिर में आपको बुंदेलखंड के गांव में लेकर चलेंगे जहां रहने वाले आदिवासी परिवार आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इस गांव में 60% लोगों की शादी सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहां पानी नहीं है। बड़े बड़े शहरों में जितने पानी से लोग एक बार का शावर लेते हैं, उतने पानी में इस आधे गांव की प्यास बुझ सकती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर हमारे पास आपके लिए यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर स्वाति मालीवाल से हुई मारपीट के मामले में अब एक बहुत बड़ा और नया खुलासा हुआ है। और अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि यह पूरा विवाद राज्यसभा की सीट को लेकर हुआ था। आज स्वाति मालीवाल ने इस घटना के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी उन पर कांग्रेस पार्टी के नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी के लिए राज्यसभा की सीट को छोड़ने का दबाव बना रही थी, इस पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो पार्टी के लिए अपनी जान भी दे सकती थी अगर प्यार से मांगी जाती तो। लेकिन जिस तरह से उनके साथ मारपीट की गई उसके बाद अब वो किसी भी सूरत में अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगी। तो उस घटना के बाद स्वाति मालीवाल का पहला इंटरव्यू सामने आया है और उस इंटरव्यू में क्या क्या उन्होंने कहा है, आज आपको पूरी कहानी स्वाति मालीवाल की जुबानी सुनने को मिलेगी। देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ। तो देखिए, ये पहली बार स्वाति मालीवाल ने पूरे देश को बताया है कि ये पूरा विवाद आखिर क्यों हुआ था। और ये पूरा विवाद इसलिए हुआ है उनके मुताबिक कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि वो राज्यसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे दें और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए इस जगह को खाली कर दें। अब देखिए, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि वो ऐसी मनगढ़ंत बातों पर कोई जवाब नहीं देंगे। केजरीवाल जी ने कहा है, स्वाति माल जी ने कहा है, राघव चड्ढा जी ने कहा है, किसी ने कहा है तो पूछ लीजिए उनसे, मैं इस पर क्यों जवाब दूं। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में भी यही कहा था कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, तब वो लगातार यही कह रहा था कि स्वाति मालीवाल पार्टी को ना कैसे कह सकती हैं। और यहां ना का मतलब यही था
कि स्वाति मालीवाल उस समय अपनी राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ, ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और इस घटनाक्रम से अभिषेक मनु सिंघवी का कनेक्शन कुछ इस तरह से बनता है कि वो इस साल हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा के चुनाव में हार गए थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया था, राज्यसभा के मैदान में उतारा था, लेकिन तब वो हार गए थे। ये बड़ा निराशा का दिन था उनके लिए और तभी से वो राज्यसभा में जाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का केस उन्होंने ही लड़ा और उन्हें चुनाव के लिए उन्होंने 1 जून तक की अंतरिम जमानत भी दिलवा दी, इसलिए हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ने उनके लिए स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए कहा हो। तो देखिए, अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो अभिषेक मनु सिंघवी के अरविंद केजरीवाल पर अब बहुत सारे एहसान हैं, क्योंकि उनके सारे केसेस, अरविंद केजरीवाल के जो लीगल केसेस हैं, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ही सुप्रीम कोर्ट में उनका केस लड़ रहे हैं और उन्हें लीगल एडवाइस भी देते होंगे। इसलिए हो सकता है कि उन्हें लगता हो, 2 बातें हो सकती हैं। एक कि कोई डील हुई हो केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच और उस डील के तहत अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें जमानत दिलवा दी, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था, और अब अपना वादा पूरा करने की बारी अरविंद केजरीवाल की थी। दूसरा यह भी हो सकता है कि केजरीवाल खुद उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हों और उन्हें ऑब्लाइज करना चाहते हों और उन्हें लगता हो कि एक अच्छा मौका है जब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे एक बहुत शानदार वकील को, जिनका दिमाग पूरे जो लीगल कानूनी दुनिया है सब उनका लोहा मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी से राज्यसभा सीट में राज्यसभा में लाने का केजरीवाल को आगे चलकर भी बहुत फायदा होगा। और जिस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आजकल कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, उन्हें लंबे समय तक एक अच्छे वकील की आवश्यकता पड़ेगी, ये वो जानते हैं इस बात को। और अभिषेक मनु सिंघवी से अच्छा वकील उन्हें और कहां मिलेगा। वरना आप खुद सोचिए, अगर स्वाति मालीवाल से इस्तीफा ही लेना था तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सिर्फ 4 महीने पहले ही, इसी साल जनवरी के महीने में ही राज्यसभा क्यों भेजा था। तो 4 महीने मुश्किल से स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में गए हुए हैं अभी, और 4 महीने के अंदर ही केजरीवाल ने अपना दिमाग बदल लिया। इसी साल जनवरी के महीने में जब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के चुनाव में हार गए थे, उसी समय तभी स्वाति मालीवाल को भी आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया था। लेकिन आज सिर्फ 4 महीने के बाद उनसे इस्तीफा मांग रही है पार्टी, और इसकी वजह शायद अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो वर्ष 2006 से 2024 के बीच 18 वर्षों से लगातार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और जनवरी में वो पहली बार हार गए। और ये शायद उनके जीवन में लंबे समय के बाद ऐसा वक्त आया है जब वो संसद के सदस्य नहीं हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में हार मिलने से अभिषेक मनु सिंघवी की राज्यसभा की सदस्यता चली गई, और यह संभव है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिलाने के बाद उनसे फीस के बदले में राज्यसभा की सीट मांग ली हो, जिसके लिए बाद में यह सारा विवाद हुआ हो। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं, उनका पक्ष भी हमने आपको दिखा दिया है। अब यह बात या तो अभिषेक मनु सिंघवी जानते हैं या अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बंद कमरे में उनकी आपस में क्या बातचीत हुई। आज स्वाति मालीवाल ने यह भी बताया कि 13 मई को उन्हें मुख्यमंत्री आवास पर बुरी तरह से पीटा गया। कैसे पीटा गया आज उन्होंने खुद बताया है। और जिस समय यह घटना हुई, अरविंद केजरीवाल अपने घर पर मौजूद थे और उन्हें पता था कि वो यानी स्वाति उनसे मिलने के लिए उनके ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही हैं। और यह सब कुछ आज स्वाति मालीवाल ने खुद देश के सामने आकर बताया है। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया।
तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना और जब इतना ज़्यादा मुझे वो पीट चुके थे, उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं वापस सोफ़े पे जाके बैठी और मैं बहुत एजिटेटेड थी। तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी। मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा। जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि तुम कुछ कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही उसने रियलाइज़ किया कि मैंने कॉल कर दिया है, वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और सिक्योरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया। जब सिक्योरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया, मैं मतलब बहुत ज़्यादा एजिटेटेड थी और मैं उन्हें चीख चीख के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आप बाहर निकलिए। मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी है, पुलिस को आने दो, ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हादसा हुआ है, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉर्मर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन हूँ, आप रुकिए, आप बस पुलिस को आने दीजिए, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे, मैं फिर उसके बाद जाऊंगी। आर्ग्यूमेंट कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभव मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था। एक बस 50 सेकंड्स की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चैनल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई। स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो इस मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं देंगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो। देखिए, मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया और ये बात एमएलसी में भी निकल कर आई है। 4 दिन बाद मेरी एमएलसी हुई, उसमें भी मेरी इंजरीज निकल कर आई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ? नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी, पूरी की पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतारा गया। बार बार मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करा गया, बार बार मेरा विक्टिम शेमिंग करी गई। एडिटेड वीडियोस जो अब कहते हैं जी सोर्स ही नहीं है, उनको मीडिया में लीक करा गया। सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि गायब करे गए। वो जो आरोपी है उसको दोबारा क्राइम सीन पे बुलाया गया। ये सीएम हाउस की बात कर रहे हैं हम। एंड ये भी पता है कि 2 महीने पहले उसका ही इज नो लॉन्गर द पीएस। तो ऐसी थोड़ी ना, आप जाके देख लीजिए, कोई भी जाके देख लीजिए, क्या सीएम हाउस में कोई भी ऐसे घुस सकता है? भाई मैं भी अंदर तक अगर ड्राइंग रूम तक गई तो मेरे को एंट्री दी तभी तो मैं अंदर गई, नहीं तो मुझे गेट पे ही रोक देते, मैं गेट से ही चली जाती। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे कॉल कर रही थी वो वहीं खड़ा था। मैं बहुत एजिटेशन और डर में थी कि मेरा फोन खींचेगा और मुझे फिर पीटेगा। तो उसमें मैंने उस समय बहुत एजिटेशन में और बहुत डर में, एंड आई वाज ऑलरेडी इन पेन एंड ट्रॉमा, तो मैंने 2 बातें बोली हैं। मुझे नहीं पता कि वो 1 बोली है 2 बोली है, मैं उसको लेके आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, वही मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगा कि शायद 1 कॉल मेरी लगी नहीं, मैंने इसलिए दोबारा बोला। बट उस समय मैंने यही बोलने की कोशिश की कि अरविंद जी ने विभव से मुझे पिटवाया, क्योंकि उस समय मुझे यही, उस वक्त आई फेल्ट दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे टुडे आई हैव फाइल्ड अ प्रॉपर कंप्लेंट एंड उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को उनका सबसे बड़ा राजदार बताया है और कहा है
कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े मंत्रियों से भी ज्यादा हैसियत विभव कुमार की है। वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो मंत्रियों से भी बड़े और आलीशान घर में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त विभव कुमार हैं। वो कोई मामूली पीए नहीं है। अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना आलीशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किसी मंत्री को भी दिल्ली में नहीं घर मिला हुआ है। तो वो एक बहुत रसूखदार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में, और पूरी पार्टी उनसे डरती है। और उनके ऊपर असॉल्ट का केस पहले भी हो रखा है। लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मैसेज है कि अगर विभव नाराज हो गया आपसे तो फिर आप खत्म हो पार्टी में। तो आम आदमी पार्टी में अगर रहना है तो विभव कुमार से बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर वो नाराज हो गए तो फिर वो आपका भविष्य खराब कर सकते हैं, ऐसा स्वाति मालीवाल का कहना है। तो आज बड़ी बात यह भी है कि आखिर विभव कुमार को ऐसी कौन सी बातें पता हैं, ऐसे कौन से राज उन्हें पता हैं कि वो आम आदमी पार्टी में इतने शक्तिशाली हो गए। विभव कुमार को लेकर स्वाति मालीवाल ने जो खुलासा किया है ये काफी चौंकाने वाला है। और स्वाति से पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता, या आप ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर नेताओं में से एक कुमार विश्वास ने भी कुछ साल पहले बिल्कुल यही बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि विभव कुमार वही व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सारे राज जानते हैं और जिसकी मदद से किसी नेता को धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब उन्होंने जेल में मुलाकात करने के लिए जिन 6 लोगों के नाम दिए थे उनमें एक नाम विभव कुमार का भी था। और शायद यही वजह है कि आज विभव कुमार के लिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद को पार्टी में अलग थलग कर दिया है और उन्हें चरित्रहीन बताया जा रहा है, चरित्र हनन उनका किया जा रहा है सिर्फ एक विभव कुमार के पीछे। और सोचिए ये भी कितनी बड़ी बात है कि विभव कुमार दिल्ली सरकार के मंत्रियों से भी बड़े घर में रह रहा है, ऐसा दावा कर रही हैं स्वाति मालीवाल। अब आप ये देखिए कि आज जब अरविंद केजरीवाल से एक इंटरव्यू में इस मामले पर सवाल पूछा गया, देखिए अरविंद केजरीवाल दूसरों पर तो मिनटों में आरोप लगाते हैं और उन्होंने इस देश में किसी को छोड़ा नहीं आरोप लगाने के मामले में, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि ये मामला अभी अदालत में अभी विचाराधीन है और वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूंगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की इतनी शराफत वाली छवि इससे पहले आपने कभी देखी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल को इतना शांत इससे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। इतनी जिम्मेदारी भरा बयान देते हुए भी इससे पहले आपने कभी अरविंद केजरीवाल को नहीं देखा होगा। अरविंद केजरीवाल तो वो नेता हैं जो किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं, बाद में मुकर भी जाते हैं और आरोप लगाकर भाग जाते हैं। राजनीति में जो हिट एंड रन के जो की शुरुआत करने वाले शायद अरविंद केजरीवाल ही थे। उन्होंने आरोप लगाने के मामले में किसी को नहीं बख्शा और आज अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने बैठकर ये कहते हैं कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। लेकिन आज जब इस मामले में पूरा देश उनका बयान सुनना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं कि उनका पक्ष क्या है, खास तौर पर दिल्ली की जनता तो जरूर जानना चाहेगी। उनके पास एक मंच था, वो दिन भर बाकी के लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। उसका भी उनके पास कोई सबूत नहीं है। वो सारे मामले भी विचाराधीन हैं, वो सारे मामले भी अदालत में ही हैं। उनका अपना मामला अदालत में है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर वो दिन रात खुलेआम बोलते हैं। तब उन्हें बिल्कुल ये नहीं लगता कि अगर वो बोले तो इस मामले में जो है इस पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में उन्होंने कह दिया कि मैं इस बात के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो ये उनका दूसरा रूप आज हम आपके सामने उजागर कर रहे हैं और उनकी इस चुप्पी और असहजता को आप इन तस्वीरों से आज एक बार फिर से समझ पाएंगे
यह तस्वीर पिछले दिनों लखनऊ में हुई उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें प्रेस के लोग स्वाति मालीवाल के बारे में लगातार सवाल पूछ रहे थे और अरविंद केजरीवाल सुनकर भी अनसुना कर रहे थे और वो ये सवाल सुनकर नर्वस हो गए थे। उन्होंने पहले माइक जो है वो अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया कि आप जवाब दीजिए। बाद में वही माइक उन्होंने अपने दूसरे साथी संजय सिंह की तरफ खिसका दिया, लेकिन खुद जवाब नहीं दिया। और यहां आप उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज एक बार जरा देख लीजिए। कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। बोल रहे बता। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल रहा हूँ। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल के जो हाथ थे वो ऐसे पकड़कर वो बैठे हुए थे, ये कुछ इस तरीके से देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे। और हाथों की जो मुद्रा होती है वो इस तरह की तब होती है जब व्यक्ति बहुत नर्वस होता है, जब उसके हाथ पांव फूले होते हैं। और इसी कारण रिपोर्टर जितने सामने बैठे थे वो सीधा सवाल पूछ रहे थे अरविंद केजरीवाल से, लेकिन केजरीवाल जी जवाब नहीं देना चाहते थे। उन्होंने एक बार माइक खिसका दिया अखिलेश यादव की तरफ और दूसरी बार खिसका दिया संजय सिंह की तरफ। अब एक और रूप देखिए। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कल अरविंद केजरीवाल के माता पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ने अपने घर पर एक कैमरा टीम बुलाई और अपने माता पिता के साथ यह वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि वो अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस ने उन्हें अब तक ये नहीं बताया कि वो उनके घर आएगी या नहीं। पहले आप वीडियो देख लीजिए। सोचिए, जब इस घटना पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार करते हैं कि यह मामला अभी विचाराधीन है। लेकिन इसी मामले में दिल्ली पुलिस की जांच के खिलाफ वो इस तरह से अपने घर पर अपने बूढ़े माता पिता के साथ ये वीडियो शूट करवाते हैं और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की उनके मां के साथ तस्वीरों पर राजनीति किया करते थे और इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री मोदी का मीडिया मैनेजमेंट बताया करते थे। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मां के घर जाया करते थे उनसे मिलने के लिए, जैसे वर्ष 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने के लिए गुजरात गए, तब यही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो भी अपनी मां के साथ ही रहते हैं लेकिन इसका ढिंडोरा नहीं पीटते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के लिए अपनी मां को भी बैंक की लाइन में लगवा देते हैं। ये ट्वीट एक बार जरा पढ़ लीजिए आप। खास तौर पर आज हमने पुराना ट्वीट निकाला है अरविंद केजरीवाल का। वो क्या लिखते हैं देखिए। मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। कल पुलिस ने फोन करके मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए समय मांगा था। ये उनका आज का ट्वीट है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जाया करते थे अपनी मां से मिलने के लिए तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपनी मां का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसी ट्वीट की मैं बात कर रहा था जो अभी आपके सामने है, देखिए। तब क्या लिखते थे केजरीवाल जी, मैं अपनी मां के साथ रहता हूं, रोज उनका आशीर्वाद लेता हूं, लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटता। मैं मां को राजनीति के लिए बैंक की लाइन में नहीं लगाता। तो प्रधानमंत्री मोदी की बारी पर तो वो लिखते थे कि मैं अपनी मां के साथ रहता हूं लेकिन ढिंडोरा नहीं पीटता। लेकिन आज कोई उनसे ये पूछे कि आज जब उन्होंने ये वीडियो डाला है अपने माता पिता के साथ, फिर से जरा एक बार आप देखिए, इसको चलाते हैं, इसे क्या कहेंगे आप? क्या ये ढिंडोरा पीटना नहीं है? क्या ये अपने माता पिता का इस्तेमाल करना नहीं है अपनी राजनीति के लिए? और क्या आप ये नहीं कहेंगे कि इस पूरे मामले में वो क्यों अपने बूढ़े माता पिता को घसीटना चाहते हैं? लेकिन वो ऐसा कर रहे।
और बात सिर्फ इतनी सी थी कि क्योंकि जिस समय यह घटना हुई स्वाति मालीवाल के बारे में, उस समय अरविंद केजरीवाल घर पर थे, उनके माता पिता घर पर थे, उनकी पत्नी घर पर थी। और स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में यह कहा है कि जब वो गई अरविंद केजरीवाल के घर पर तो वो अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मिली, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता पिता को विश किया। तो इसी बारे में दिल्ली पुलिस पूछताछ करना चाहती है कि क्या अरविंद केजरीवाल के माता पिता ने भी इस मारपीट को देखा था, क्या उन्होंने कुछ देखा या सुना। अब आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताएंगे जिसकी टुकड़े टुकड़े वाली पहेली ने सबको उलझाकर रख दिया है और खबर बहुत बड़ी है। 22 मई को कोलकाता पुलिस का एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के एक सांसद की कुछ लोगों ने कोलकाता में हत्या करके उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और बांग्लादेश के सांसद का नाम था मोहम्मद अनवारुल अजीम, जो 12 मई को ढाका से पश्चिम बंगाल के बरनगर आए थे। और यह वही बरनगर है जहां से कोलकाता की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर है। बरनगर में रहने वाले गोपाल विश्वास के मुताबिक मोहम्मद अजीम उस दिन उन्हीं के घर पर ठहरे थे और अगले दिन 13 मई को वो ये कहकर कोलकाता के लिए रवाना हुए थे कि उन्हें वहां एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है और इसके बाद वो शाम को वापस आ जाएंगे। इसके बाद उन्होंने एक टैक्सी बुक की और वो बरनगर से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। लेकिन ऐसा दावा है कि इस दौरान आगे जाकर 3 और लोग इस टैक्सी में उनके साथ बैठ गए, जिनमें 2 पुरुष थे और 1 महिला थी। अब टैक्सी के ड्राइवर का कहना है कि वो इन चारों लोगों को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में स्थित एक बिल्डिंग के बाहर उतार कर चला गया और उसके बाद ये सारे लोग कहां गए उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बरनगर में रहने वाले एक बिजनेसमैन गोपाल विश्वास, जो कि इस सांसद के दोस्त हैं, उनका कहना है कि 13 मई को कोलकाता रवाना होने से पहले सांसद मोहम्मद अजीम ने उनसे कहा था कि वो उसी दिन रात को कोलकाता से लौट आएंगे बरनगर और रात का खाना यानी डिनर अपने दोस्त के साथ ही उनके घर पर करेंगे। लेकिन जब बांग्लादेश के सांसद कोलकाता से वापस नहीं लौटे तो फिर उनके दोस्त ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और इसके बाद 22 मई को पुलिस न्यू टाउन इलाके के उसी फ्लैट में पहुंच गई जहां इस सांसद को 3 लोगों के साथ आखिरी बार अंदर जाते हुए देखा गया था। अब पुलिस जब इस फ्लैट के अंदर गई तो वह हैरान रह गई। उसने यह देखा कि वहां फ्लैट के दीवारों पर खून के निशान थे, खून के धब्बे थे चारों तरफ और पुलिस को कुछ ऐसे बैग्स मिले जिनमें इस सांसद के शव के टुकड़े टुकड़े करके उन बैग्स में भर दिया गया था। और बाद में आरोपियों ने इन्हें पहले 14 मई को, फिर 15 मई को और फिर उसके बाद 18 मई को अलग अलग इलाकों में इनमें से कुछ बैग्स को फेंक भी दिया था। यानी धीरे धीरे एक एक करके वो शव को ठिकाने लगा रहे थे। पुलिस ने जब इस सांसद को बरनगर से लाने वाली टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया तो उसे उन 3 लोगों के बारे में पता चला जो इस फ्लैट में इस सांसद के साथ अंदर गए थे। और पुलिस ने इन लोगों की जानकारी जब ढाका पुलिस को दी तो ढाका पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। और बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि उनके सांसद की हत्या बांग्लादेश के ही नागरिकों ने की है और इसलिए इस घटना का भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতে গিয়েছিলেন। ভারতে যাওয়ার পরে আমরা 2 দিন পরে তার আর কোনো খোঁজ খবর পাইনি। ভারতে পুলিশ জানিয়েছেন যে তিনি খুন হয়েছেন। তা আমরা ইতিমধ্যেই তাদের যে তথ্য ভারতীয় পুলিশ আমাদেরকে দিয়েছিলেন সেই তথ্য অনুযায়ী আমাদের পুলিশ, বাংলাদেশের পুলিশ এদের তথ্য অনুযায়ী তাদেরকে যারা খুন করেছেন কিংবা খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন আমরা যারা সন্দেহ করছি এবং তাদের থেকে যা আমরা তথ্য পেয়েছিলাম সেই তথ্য অনুযায়ী তাদের মধ্যে থেকে আমরা 3 জন অপরাধীকে আমরা আমাদের পুলিশ ধরেছেন এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তদন্ত চলছে। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी का एक सांसद कोलकाता में आता है
उसकी निर्मम हत्या हो जाती है और उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कोलकाता में बांग्लादेश के इस सांसद की हत्या आखिर क्यों हुई और किसने की, और आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से इस सांसद के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखिए, हत्या के बाद इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर देना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। या तो किसी को उनसे बहुत गहरी नफरत रही होगी, और या फिर शायद शव को धीरे धीरे करके ठिकाने लगाने के लिए उनके शव के टुकड़े किए गए होंगे। मोहम्मद अनवारुल अजीम पहली बार वर्ष 2014 में बांग्लादेश के सांसद बने थे, लेकिन इससे पहले वो एक माफिया थे और एक जमाने में उन पर खुद भी 3 लोगों की हत्या समेत कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज थे। और वर्ष 2008 में उन्हें इंटरपोल ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया था। यानी ये भी कोई दूध के धुले नहीं थे। यह भी आरोप है कि मोहम्मद अजीम कोलकाता के जरिए बांग्लादेशी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के साथ सोने की तस्करी का काला कारोबार करते थे। लेकिन जब पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कुछ अनबन हुई, विवाद हुआ, तो इस सांसद के अमेरिकी दोस्त ने, या कह लीजिए अमेरिकी पार्टनर ने 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी। 5 करोड़ रुपए की सुपारी देकर कोलकाता में इसे बेरहमी से मरवा दिया। ढाका पुलिस का कहना है कि यह 5 करोड़ रुपए बांग्लादेश के एक कुख्यात अपराधी मोहम्मद अमानुल्लाह खां को दिए गए थे, और उसी ने बाद में इस सांसद के अमेरिकी पार्टनर के कहने पर 3 लोगों को भाड़े पर लिया और फिर इन 3 लोगों ने 13 मई को इस सांसद की हत्या कर दी। और देखिए, कितनी अजीब बात है कि जो अमेरिका खालिस्तानी कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले में भारत के साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, जो कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भारत जो है पन्नू को मरवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे पन्नू की जान की इतनी चिंता है, वही अमेरिका, उसी अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति जब बांग्लादेश के एक मौजूदा सांसद को कोलकाता में इतनी बेरहमी से मरवा देता है, तो अमेरिका का अभी तक इस पर एक बयान तक नहीं आता। अब हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसमें आपको एक ऐसा बेबस भारत दिखाई देगा जो इस भीषण गर्मी और लू के मौसम में एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये तस्वीरें जो अभी आप देखेंगे, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आई हैं और इस गांव का नाम है मेहर खोवा। और यह गांव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। इस गांव में लगभग 100 आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके पास अब इतना भी पानी नहीं बचा है कि ये दिन में 2 वक्त का खाना भी बना सकें और अपनी प्यास भी बुझा सकें। मैं नहीं जानता कि इस गांव में रहने वाले ये जो लोग हैं, ये टीवी देखते होंगे या नहीं, इनके पास सोशल मीडिया होगा या नहीं, इनके पास स्मार्टफोन भी होगा या नहीं, और ये गांव वाले ये भी जानते होंगे या नहीं कि आज तक के प्राइम टाइम शो पर, ब्लैक एंड व्हाइट पर, इनकी कहानी हम दुनिया को बता रहे हैं। इन्हें तो इस बात का भी एहसास आज नहीं होगा। लेकिन देखिए, ये गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कुछ साल पहले गांव में एक नलकूप लगाया गया था, लेकिन वो भी अब बंद पड़ा है। और स्थिति यह है कि इस गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे और लड़कियां भी गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बने एक जल कुंड से गंदा पानी लाने के लिए, पीने के लिए मजबूर हैं। और इस जल कुंड में जिस झरने से पानी बहकर आता है, वो भी अब भीषण गर्मी की वजह से सूखने की कगार पर है। और आप देख सकते हैं कि यहां अब ज्यादा पानी बचा भी नहीं है, और जो पानी है भी वो पानी बहुत गंदा है। लेकिन जीवन बचाने के ये लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। और हालात इतने खराब हैं कि इस जल संकट की वजह से कई परिवार इस गांव को छोड़कर अब जा चुके हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस गांव में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ इसलिए अभी तक शादी नहीं हो पाई क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं है, और पानी न होने की वजह से यहां पर शादियां भी बंद हो गई हैं। आज जब शहरों में बने वाटर पार्क्स लोगों से भरे पड़े हैं, लोग वाटर पार्क्स में जाते हैं गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तब आपको मध्य प्रदेश के इस गांव की ये बेबसी जरूर देखनी चाहिए, जो गंदा पानी पीकर गुजारा कर रहा है। और यहां रहने वाले लोग ये कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ न्याय नहीं किया। देखिए, ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। इनमें जो लोग आप देख रहे हैं,
ये सभी भारत के नागरिक हैं और इन सब के पास एक ही वोट है। इस गांव में जो नागरिक रहते हैं इनके पास भी एक ही वोट है। और वाटर पार्क में एंजॉय करने वाले जो लोग हैं, जो 500, 1000 या 2000 रुपए की टिकट लेकर यहां पानी में एंजॉय कर रहे हैं, इनके पास भी एक ही वोट है। ये दोनों ही एक वोट वाले नागरिक हैं, लेकिन इन दोनों की किस्मत अलग अलग है। हमारे बाप ने तो शादी करी तो पानी भरत बिल्कुल परेशान पूरे हो गए। कुछ नहीं, पानी के अलावा काम करवे मिलता ही नहीं है। पानी की समस्या ज़्यादा है और पानी की समस्या होने के कारण हम लोग परेशान हैं ज़्यादा। ब्याह शादी होने के लाने कई लड़के बैठे हमारी, कहीं से शादी की नहीं आती है लड़कों की। और क्यों नहीं आती कि पानी नहीं है। जब वहाँ शादी विवाह वाली आती है वो पानी देखते जब यहाँ का दूर का, तो कोई नहीं आता है। बिजावर विधानसभा को न फ्लाईओवर चाहिए न बहुत बड़ी योजनाएं चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों को केवल पानी की समस्या है और पानी केवल इन्हें मिल जाए तो किसान यहाँ का जो पलायन करता है वो भी बंद हो जाएगा और खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। लेकिन प्रशासन का ज्यादा उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं प्रशासन के लोग। हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में जितने पानी में लोग एक टाइम का शावर लेते हैं, उतने पानी में इस गांव के आधे लोग यानी आधा गांव अपनी प्यास बुझा सकता है। और पानी के लिए तरसते ये तमाम लोग उसी आदिवासी समुदाय से हैं जिस समुदाय की राजनीति करने वाले आदिवासी नेता आज बड़े बड़े प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं और बॉटल्ड पानी पीते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। उन्होंने बहुत पैसा बना लिया है। वो कहते अपने आप को यही हैं कि वो आदिवासियों के नेता हैं। जब उनका अपमान कोई कर देता है तो वो कहते हैं कि ये आदिवासियों का अपमान हो गया। लेकिन आदिवासी नेता जो हैं वो यहां नहीं देख रहे कि क्या ये आदिवासियों का अपमान नहीं है जो आप देख रहे हैं यहां पर। क्या ये हमारे देश के आदिवासियों के लिए के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है। आज आदिवासियों का सम्मान कहां चला गया। आज आदिवासियों की सुविधा, उनके जीवन में विकास, उनके जीवन बदल देने के वादे आज कहां चले गए। आज वो सारे के सारे आदिवासी नेता जो इनके नाम पर राजनीति करते हैं, इनके नाम पर वोट लेते हैं, फिर वोट लेने के बाद विधायक बनते हैं, नेता बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं और फिर बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं और फिर आदिवासियों के हितों की बात करते हैं। आज वो सारे लोग कहां हैं, उनसे भी हम ये जरूर पूछना चाहेंगे। वर्ष 1951 में भारत में सिर्फ 1% गांव ऐसे थे जहां पीने के पानी की समस्या थी, लेकिन अब यह आंकड़ा 30% तक पहुंच गया है और इन गांवों में अब तालाब सूख चुके हैं और जमीन का जो जल स्तर है वो बहुत कम हो चुका है, बहुत नीचे हो चुका है। आधिकारिक रूप से देश के लगभग 87,000 गांव और अनौपचारिक रूप से हमारे देश के लगभग 1.5 लाख गांवों में इस समय पानी का बहुत गहरा संकट है। और एक कड़वा सच ये भी है कि अब भारत के लोग कुल 4 वर्गों में बट गए हैं। आपने जातियां तो बहुत देखी होंगी। हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, लेकिन एक जाति ये भी है। देखिए, पहली जाति में वो लोग हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी ये लोग जिनको आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कुएं में अपनी जान खतरे में डालकर नीचे तक जाते हैं, गहरे कुएं में, और फिर किसी तरीके से थोड़ा सा पानी लेकर आते हैं। पहली जाति ये है। दूसरी जाति में वो लोग आते हैं जो गांवों से कस्बों और छोटे शहरों में आ गए हैं और शहरों में इस तरह के टैंकर से उन्हें पानी लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये भी तस्वीर है, ये दूसरी जाति है। और इस जाति में देश का लोअर मिडिल क्लास आता है। ये ऐसे पानी के संघर्ष करते हैं और ये जो दूसरी जाति है, इसमें भारत की लगभग 70% आबादी है, जहां सुबह और शाम पानी के लिए एक युद्ध लड़ना पड़ता है, एक जंग लड़नी पड़ती है और तब जाकर एक बाल्टी पानी मिलता है। तीसरी जाति में वो लोग हैं जिन्हें पानी के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, बल्कि पानी का कनेक्शन उनके घरों में लगा है और इस वर्ग के लोग शावर में नहाते हैं। और इन घरों में रहने वाले लोगों के जीवन में पानी के संकट जैसा कोई मुद्दा है ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि पानी का संकट क्या होता है। जैसा मैंने आपको कहा, वो एक बार जो शावर लेते हैं उसमें आधे गांव की प्यास बुझ सकती है। और चौथी जाति वो है जिनमें वो नेता आते हैं जिन्हें आप वोट देकर विधायक, सांसद और मंत्री बनाते हैं
और ये नेता स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं, लेकिन इनकी आबादी हमारे देश में 0.05% ही है। ये है हमारे देश की सबसे ऊंची वाली जाति, जिनके पास पानी ही पानी है, जिनके घरों में स्विमिंग पूल है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये लोग स्विमिंग पूल वाले बंगले तक पहुंचे कैसे। इनका जो रास्ता है वो आदिवासियों के गांव और उन्हीं लोगों के बीच से होकर गुजरता है, तब जाकर ये स्विमिंग पूल वाले बंगले में पहुंचते हैं। और उस बंगले में रहते हुए ये बाकी की 3 जातियों के लोगों की ही राजनीति करते हैं। वो सारे लोग जो पानी के लिए एक जंग लड़ते हैं हर रोज, ये उन्हीं की राजनीति करते करते इस स्विमिंग पूल वाले बंगले तक पहुंचते हैं। अब सोचिए कितना बड़ा मजाक है और विरोधाभास है कि जिन लोगों के वोट से ये नेता स्विमिंग पूल वाले बंगलों में रहते हैं वो इस देश के 99% लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके वोट की ताकत इन नेताओं के तो काम आती है, लेकिन उनके वोट की ताकत उनके अपने किसी काम नहीं आती, उनके जीवन पर कोई बदलाव नहीं आता। जिन लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन होता है उन्हें ये नेता मुफ्त पानी देने का वादा करते हैं। जिन्हें टैंकर की लाइन में लगकर पानी लेना पड़ता है उन्हें उनके घर तक नल जल की सुविधा देने का वादा किया जाता है। और जिन लोगों के गांव में कुएं सूख चुके हैं उन्हें ये नेता गांव में थोड़ा सा पानी लाने का वादा करते हैं। और इस तरह ये 99% लोग अपना वोट हर चुनाव में, हर 5 साल में इन नेताओं को देते चले जाते हैं, जिससे ये नेता तो स्विमिंग पूल वाले भारत के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन जो असली भारत है वहां लोगों को सूखे कुएं में भी पानी ढूंढना पड़ता है। और ये इस देश के लोकतंत्र का एक कड़वा सच है। तो इस देश के लोकतंत्र की एक तस्वीर ये भी है। आज लोकसभा के चुनाव में पानी का मुद्दा कहीं किसी डिबेट में और किसी चर्चा में नहीं है, जबकि भारत की स्थिति यह है कि यहां वर्ष 1951 के बाद से ग्राउंड वाटर का स्तर 75% तक कम हो चुका है और हमारे देश के 256 जिलों में पानी अब एक खोज बनता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के नेताओं से लेकर देश के आम लोगों के लिए पानी की कहानी बड़ी बोरिंग है। और बहुत सारे लोगों ने तो शायद इस खबर को देखकर आज भी अपना चैनल बदल लिया होगा। आज भी बहुत सारे हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि इस प्राइम टाइम में कहां मैं उन्हें बोर करने बैठा हूं, कहां उनका मूड खराब कर दिया ऐसी खबर दिखाने के बाद। और बहुत सारे लोगों ने अब तक अपना चैनल बदल दिया होगा या और कुछ देखना शुरू कर दिया होगा, हम जानते हैं ये बात। लेकिन इतना रिस्क लेकर भी यह मुद्दा उठाना जरूरी है। पानी के बाद अब हम आपको एक कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें अमीर इंसाफ को भी बिकाऊ समझा जाता है। पुणे की सड़क दुर्घटना के मामले में नाबालिग लड़के की जमानत रद्द होने के बाद आज एक नया मोड़ आया है। आज इस लड़के के ड्राइवर ने यह दावा किया है कि 19 मई को जिस पोर्शे कार से हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोग मारे गए थे, उस समय उस गाड़ी को यह 17 साल का लड़का नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। और यहां बात सिर्फ इस ड्राइवर की नहीं है, इस नाबालिग लड़के के जो दोस्त घटना के समय पर उसके साथ कार में मौजूद थे, उन्होंने भी यही बयान दिया है कि उस दिन कार यह 17 साल का लड़का नहीं बल्कि ड्राइवर ही चला रहा था। सोचिए इससे बड़ा मजा क्या होगा कि दुर्घटना के समय लोगों ने इसी लड़के को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था, उसके बाद इसकी पिटाई भी की थी कुछ लोगों ने, इसे गाड़ी से बाहर निकलते हुए लोगों ने देखा, लोग वहां पर मौजूद थे और इसे कोर्ट से बेल भी इन्हीं लोगों के आरोपों पर मिली थी। जब गिरफ्तारी हुई तब इन लोगों के आरोपों पर हुई, लेकिन अब ड्राइवर कह रहा है कि गाड़ी वो चला रहा था। लेकिन ये नई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश में एक बड़ी पुरानी थ्योरी है। ये बड़ा पुराना तरीका है हमारे देश का, बड़ा पुराना कानूनी पैंतरा है, जिसमें जब भी किसी पैसे वाले के हाथ कोई दुर्घटना हो जाती है किसी पैसे वाले से, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अक्सर उसका ड्राइवर आ जाता है, क्योंकि उस गरीब को पैसे का लालच देकर खरीद लिया जाता है और उसे लगता है कि कुछ साल जेल में बिताने के बाद अगर उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, उसे कुछ लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये बुरा सौदा नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए कानून में भी रास्ता निकल आता है, क्योंकि कानून कहते हैं अंधा होता है और वो गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर ही फैसला लेता है और पैसे के दम पर यह सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो दुख की बात देखिए क्या है। दुख की बात यह है कि आज इस लड़के के परिवार ने यह नया पैंतरा खेला और यह कह दिया कि उस दिन गाड़ी लड़का नहीं बल्कि उसका ड्राइवर चला रहा था और अब ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है।
अब आपको पुणे जैसी एक और खबर दिखाते हैं, जहां एक नाबालिग लड़के ने 5 महीने में 2 दुर्घटनाएं की हैं, 2 एक्सीडेंट किए हैं और फिर भी खुलेआम घूमता रहा। इस लड़के ने 2 अलग अलग कार एक्सीडेंट्स में 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और अब 4 को बुरी तरह से दोबारा इसने घायल किया है। पिछले साल अक्टूबर में 15 साल के इस लड़के ने 2 लोगों को कुचल दिया था, दोनों की मौत हो गई। उसके बाद इसके पिता ने इसे दोबारा से, जब ये बाहर आया तो दोबारा से इसको कार दे दी, क्योंकि 2 लोगों को कुचलने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे नाबालिग समझकर छोड़ दिया गया और जब वो दोबारा, उसके पिता ने फिर से उसको गाड़ी चलाने के लिए दे दी और अब एक बार फिर से इसी लड़के ने 4 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार करके बाल सुधार गृह में भेज दिया है और इस लड़के का पिता भी कानपुर का एक नामी डॉक्टर बताया जाता है। तो सारे माता पिताओं से आज हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी देते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल देते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा रिस्क है। आपका बच्चा भी अपने लिए खतरा पैदा कर सकता है और दूसरे के लिए भी कर सकता है। और अब आखिर में आपको ईरान लेकर चलते हैं, जहां आज राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मशाद शहर में दफना दिया गया और यह वही शहर है जहां उनका जन्म हुआ था। आज जब उनका ताबूत मशाद पहुंचा तो वहां भी उन्हें हजारों लोगों ने उसी तरह से श्रद्धांजलि दी जैसा कि दूसरे शहरों में दी गई थी। 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान में 5 दिन का शोक मनाया जा रहा है और पिछले 2 दिनों में रईसी के पार्थिव शरीर को ईरान के 4 बड़े शहरों में ले जाया गया। उनके ताबूत को शहर के मुख्य रास्तों से ले जाया गया, जहां लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी और दुर्घटना में मारे गए ईरानी विदेश मंत्री को भी आज एक दूसरे शहर में दफनाया गया है। कल ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे बड़ा आयोजन हुआ था और रईसी और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए विदेश मंत्री और दूसरे अधिकारियों का वहां अंतिम संस्कार हुआ और ताबूतों को तेहरान के मुख्य रास्तों से ले जाया गया। वहां मातम मनाने के लिए काले कपड़े पहने हुए ईरान के आम लोगों ने हाथों में रईसी की तस्वीरें और ईरान के झंडे लेकर उनकी अंतिम यात्रा को देखा और बहुत सारे लोग इस दौरान रो रहे थे। ईरान के राष्ट्रपति की 19 मई को मौत के बाद पूरे देश में 5 दिन का शोक इस समय चल रहा है और रईसी का ताबूत जहां भी गया वहां बड़ी तादाद में लोग काफिले के साथ चलते रहे। रईसी के लिए कल तेहरान में एक प्रार्थना सभा हुई थी, जिसका नेतृत्व ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने किया था और दुनिया के 68 देशों के नेता ईरानी राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। भारत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गए थे और वो कल ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर से मिले, जो अभी ईरान का राष्ट्रपति पद संभाल रहे हैं और ईरान में नए राष्ट्रपति के लिए अब 28 जून को चुनाव होगा। लेकिन विदेशों से जो नेता ईरान के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए आए, उनमें 2 बड़े आतंकवादी संगठनों हमास और हिजबुल्लाह के नेता भी मौजूद थे। कल तेहरान में रईसी के अंतिम संस्कार के दौरान हमास के नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के नेता नईम कासिम एक साथ सबसे आगे बैठे हुए थे और वहां उनकी ईरान के बड़े नेताओं से जो करीबी है, उनके जो रिश्ते हैं, वो समझ में आ रहे थे। आयतुल्लाह खुमैनी ने बाद में इस्माइल हानिया से अलग से भी मुलाकात की और दोनों गले मिले। इसके बाद खुमैनी ने हमास के प्रमुख से कहा कि वो इजराइल को खत्म कर दें और यह पहली बार है जब ईरान ने अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद इजराइल का नाम लिया है और उन्होंने इन आतंकवादियों को कहा है कि इजराइल को अब खत्म कर दो। یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فئة کثیرة باذن الله. شما یه فئه قلیله هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو و انگلیس و بعضی دیگه. तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की सफलता को अगर आप स्वीकार नहीं कर पाते तो वो ईर्ष्या बन जाती है और अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये प्रेरणा बन जाती है। नमस्कार। सेविंग फैन ऑन करो बेटा। सेविंग या सीलिंग? सेविंग, क्योंकि ये कम वोल्टेज में भी चलता है। हवा ज्यादा और आवाज कम और बिजली खाता है कम। मतलब बिजली का बिल आता है कम। तो
ये क्या हुआ? Saving fan. सुजाता BLDC 5-star rated saving fan from the house of Sujata Mixer Grinders. आपने कभी सोचा है कि हम बीमारी से कम उसके पकड़े जाने से ज्यादा डरते हैं? इस डर से आप बिल्कुल मत डरिए। सही समय पर जांच हो, साथ ही आपके और आपके डॉक्टर की बन जाए टीम, तो बीमारी जो है वो करेगी जाने की तैयारी। मैनकाइंड फार्मा, जिनको यही ख्याल रहता है कि आप अपना ख्याल रखें। मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ। Make sure he leaves by 9. यस पापा। इसका स्टाइल है OGT. Let's go unleash the beast. 8:55 AM. Moto G64 5G. Unleash the beast. 5 साल से आपकी छवि पर एक स्टिकर चिपकाने की कोशिश की जा रही और वो स्टिकर है कि अडानी अंबानी के साथ दोस्ती। नेहरू जी को गालियां पड़ती थी, बिरला टाटा की सरकार, बिरला टाटा की सरकार। पार्लियामेंट में देख लेंगे तो टाटा बिरला सरकार, टाटा बिरला सरकार, ये नेहरू जी लगातार सुनते आए थे। अब इस परिवार के प्रॉब्लम ये है कि जो गाली मेरे नाना को पड़ी वो मोदी को पड़नी चाहिए। बातचीत करने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला जी नमस्कार। आप लगातार कैंपेन कर रही हैं। 114 सीटों पे अब चुनाव बाकी रह गया है। आपकी पार्टी, आप सब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 300 के पार जो है चुनाव जीत चुकी है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? 10 साल मोदी जी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही इस देश में, इस चुनाव में जनता अपने मन बनाकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए कि अब तक इतना पब्लिक के लिए स्कीम, गरीब के लिए स्कीम, मध्यम वर्ग के लिए स्कीम और गांव-गांव तक का स्कीम पहुंच रहे हैं और इसका खुद प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। इसका फायदा लाभार्थी सब गांव-गांव में है, पूरे देश में है। इनके मौखिक बहुत गुडविल देश में सुनने में आ रही है।